Hello student. Hello student. Very good evening. So now we will start our this lecture from where we left in previous lecture. We will see today law of superposition of forces. बलों का सुपरपोजिशन का क्या नियम है, सुपरपोजिशन का क्या नियम है, इसके बारे में जो है हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में यहाँ से हम जो है शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर की। तो देखिए इसके अनुसार जो सुपरपोजिशन लॉ है फोर्सेस का, वो ये कहता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है जिसपे एक कोई फोर्स जो है ए है 100 न्यूटन का, वो कार्य कर रहा है बॉडी पे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है, ठीक है, बी, वो 200 न्यूटन है। ठीक है, उस पे वो भी क्या करते हैं हम इसी बॉडी पे इम्प्लीमेंट करें, लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो हम 200 न्यूटन लगा रहे हैं, ये ऑलरेडी जो है बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? एक राइट पे लग रहा है तो एक लेफ्ट पे लग रहा है। ठीक है, पोजीशन भी इसकी 3 मीटर दी हुई है, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे से बैलेंस है। तो बैलेंस है तो दैट मीन्स कि इनका कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे वो केवल 100 न्यूटन की वजह से आएगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे से बैलेंस है ना। जो आपका बल ए है उसकी वजह से जो प्रभाव आएगा वही जो है उसका क्या नाम है, टोटल इफेक्ट होगा। अब अगर बात करें कि जो आपका ए है 100 न्यूटन, उसकी वजह से अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी। मतलब कि किसी तरीके से जो है हमारी बॉडी पे जो एक दूसरा बल है, ठीक है, जो कि संतुलित है, वो क्या करेगा, किसी तरीके से बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब देखिए मान लीजिए कि ये 200 न्यूटन का फोर्स है। अब क्योंकि 200 न्यूटन का फोर्स क्या है, ये सेल्फ जो है नलीफाई हो जा रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन की वजह से नलीफाई हो जा रहा है। इसलिए जो है जो फोर्स बी है वो ऑटोमेटिकली क्या है, बैलेंस है। तो इसका हम ए पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं देखेंगे। यही हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो कहता है। अब बात करें बल के त्रिभुज का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। तो ये क्या कहता है कि मान लीजिए कोई दो बल हैं जो चक्रीय क्रम में लगे हैं। ठीक है, किसी बॉडी पे कोई दो बल कार्यरत हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि उन फोर्सेस को अगर हम त्रिभुज की दो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एंड सेम डायरेक्शन में किसी दो भुजाओं से रिप्रेजेंट कर पाए। मतलब कि अगर किसी बॉडी पे दो बल जो है वो चक्रीय क्रम में कार्यरत हैं, ठीक है, और उनको क्या करें, हम त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो जो उनका परिणामी होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा, ठीक है, परिमाण में, तथा जो उसकी दिशा होगी वो दो बलों के जो है विपरीत होगी। अब देखिए जैसे बल यहाँ पे अगर हम बात करें, एक बल P है जो AB से डिनोट है, इसकी डायरेक्शन ये है। दूसरा बल Q है जो BC से डिनोट है और इसकी डायरेक्शन Q ये है। तो ये देखिए सेम डायरेक्शन में है ना, चक्रीय क्रम में है। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हम सी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो तीसरी भुजा ये जो R है ये क्या करेगी, इनका जो परिणामी है उसको प्रदर्शित करेगी। लेकिन इसकी देखिए अगर इन दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, यही जो है हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुजों का बलों के त्रिभुज का नियम जो है ये हमारा यही बताता है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं अगर हम उसकी बात करें। अब यदि आपका जो परिणामी है, ठीक है, उसके अपोजिट हम कोई एक फोर्स लगा लें, जैसे ये AC से डिनोट कर रहे हैं,
और कोई एक दूसरा बल है जो सी ए से डिनोट करें, आर डैश, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि उस जो बॉडी होगी उसको संतुलित कर देगा, ठीक है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं से अगर कोई बल जो है वो प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है, चक्रीय क्रम में निरूपित किया जा रहा है, तो वह बल जो होगा वो स्वतः ही सेल्फ जो है वो बैलेंस होगा, स्वतः ही संतुलित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे हमें एक चीज ये पता लगती है कि अगर कोई भी हमारा बॉडी है उसके किसी बिंदु पे जो है तीन बल वो क्या है, संतुलित हैं, बैलेंस हैं, ठीक है, और उन्हें त्रिभुज की किसी क्या नाम है त्रिभुज की भुजाओं द्वारा जो है परिमाण व दिशा में चक्रीय डायरेक्शन में चक्रीय क्रम में जो है व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो त्रिभुज इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज के जो त्रिभुज का बलों का त्रिभुज का नियम होता है उसके हम अपोजिट भी सेम स्टेटमेंट को लागू कर सकते हैं। मतलब कि वो क्या कहता था कि अगर दो भुजाएं चक्रीय क्रम में है तो तीसरी भुजा रिजल्टेंट होगी, ठीक है, और क्या होगी, उसको संतुलित कर रही होगी उन दोनों के परिणामी को, ठीक है। अब क्या है कि अगर तीन किसी पॉइंट पे जो है तीन बल कार्य कर रहे हैं और उनको चक्रीय क्रम में व्यक्त किया जा सकता है, तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, संतुलित होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि अगर कोई जो है बल किसी पिंड पे जो है तीन बल जो है कार्य कर रहे हैं और इनमें से दो बल जो है एक सेम पॉइंट से गुजर रहा है, तो तीसरा जो फोर्स होगा वो भी एक ही पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं ला पॉलीगन या बलों का बहुभुज का नियम, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है ये लॉ ऑफ ट्रायंगल से ही निकला हुआ है, बलों के बहुभुज का नियम जो है वो लॉ ऑफ ट्रायंगल से ही निकला हुआ है। अगर हम बात करें, अब मान लीजिए हमारे पास कोई, हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो किसी पिंड पर एक बिंदु पर तीन से अधिक, ठीक है, बल अगर कार्यरत हैं और इनका जो परिणामी है इन सभी बलों का जो मैग्नीट्यूड है और दिशा, इसको क्या करते हैं कि हम एक बंद बहुभुज द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो जो सारे बल होंगे वो स्वतः ही क्या होंगे, बैलेंस होंगे। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक कोई पॉइंट है, एक कोई पिंड है, कोई बॉडी है जिसपे ये इतने बल जो है कार्य कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम ला पॉलीगन इंप्लीमेंट करें तो जो बल P1 है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड जो है ये P1 है, यहाँ पे हमने उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा बल हमारा क्या है, P2 है, तो P2 सेम डायरेक्शन में हमने P1 के बाद P2 को बना दिया। अब P3 फिर उसकी डायरेक्शन P3 की डायरेक्शन हमने ली। इसी तरीके P4 और P5 की डायरेक्शन जो है अगर हम लगाते हैं तो जो सॉरी, तो इससे जो ये पॉलीगन बन रहा है, इससे ये जो सारे फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, बैलेंस होंगे, संतुलित होंगे, ठीक है। अगर हम किसी पिंड पर कार्यरत सभी बलों को परिणाम व दिशा में एक बंद बहुभुज के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं, या वो एक बंद बहुभुज द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनको अगर एक बंद बहुभुज के द्वारा, क्लोज बहुभुज के द्वारा प्रदर्शित कर ले जाते हैं या होते हैं, तो जो होगा हमारा ये सारे फोर्स जो बॉडी पे लग रहे होंगे वो बॉडी क्या होगी, बैलेंस कंडीशन में होगी, संतुलित अवस्था में होगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बलों के त्रिभुज का नियम, इससे कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारे बल P1 और P2 है, इसका परिणामी जो है R1 है, फिर R1 और P3 जो है
ये देखिए R1 और P3 इसका परिणामी क्या है, R2 है। क्यों? क्योंकि देखिए P2 और R1 सेम डायरेक्शन में, P3 और R1 सेम डायरेक्शन में है, और इसका रिजल्टेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, और तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित हो रहा है ट्रायंगल के। फिर नेक्स्ट जो है R2 और R4 का परिणामी जो है R5 होगा, और R5 क्या होगा, सॉरी हाँ R5 होगा, सही है। देखिए क्योंकि R2 और P4 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में, और जो हमारा P3 R3 है वो एंटी क्लॉकवाइज में है। अब देखिए R3 क्या करेगा, P5 को बैलेंस कर लेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के भी, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इस तरीके से क्या होगी, सारे के सारे जो हैं वो संतुलन में या बैलेंस कंडीशन में कहे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक ग्राफिकल मेथड होता है कि यदि किसी, मान लीजिए हमारा कोई पिंड है, कोई बॉडी है, ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है। अब उसमें 3 से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, बहुभुज में ट्रायंगल के बाद बहुभुज आता है, तो 3 से अधिक बल अगर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनको अगर हम ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्व करें देखिए अगर ग्राफिकल मेथड की बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट या हमारी किसी बॉडी पे जो है 3 या 3 से अधिक फोर्स जो है वो कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, तो अगर इन फोर्सेस को हम किसी बहुभुज के भुजाओं द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चक्रीय क्रम में व्यवस्थित करें, तो जो भुजा इनके इस बहुभुज को क्लोज करेगी, मतलब कि जो भुजा बहुभुज को बंद करने वाली जो भुजा होगी वो परिमाण में क्या होगी, इनके परिणामी के बराबर होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चक्रीय क्रम के विपरीत होगी, है ना। देखिए बहुभुज के नियम को परिवर्तित करके इस प्रकार लिखा है, किसी पिन पर वस्तु पर लगे सभी परिमाण तथा दिशा में एक बहुभुज की भुजाओं द्वारा चक्रीय क्रम में क्रमानुसार प्रदर्शित किए जा सके, तो बहुभुज के बंद करने वाली भुजा परिमाण द्वारा इन निकाय के परिणामी को प्रदर्शित करेगी, परंतु परिणामी की दिशा चक्रीय क्रम के विपरीत दिशा में होगी। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है जिसपे 3 से अधिक फोर्सेस काम कर रही हैं, और जो उनका क्या नाम है, रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या कर रहा है कि एक चक्रीय क्रम बना रहा है, ठीक है। तो उस चक्रीय जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बंद करने वाली भुजा इनके परिणामी के बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगी, उल्टी होगी, जो कि क्या करेगी, बॉडी को बैलेंस में ले आएगी। अब एक ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, ठीक है, इसको असाइनमेंट नंबर 2 में आप ऐड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन असाइनमेंट 2 का ये है कि मान लीजिए एक पॉइंट पे ये इतने फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इनका रिजल्टेंट बताना है ग्राफिकल मेथड के थ्रू, ठीक है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा वो ग्राफिकल मेथड के थ्रू, यानी कि आपको आर बताना है। जैसे कि P1 कार्य कर रहा था 20 न्यूटन, तो यहाँ पे 20 न्यूटन P1 आप पहले ड्रा करिए, कोई स्केल मान लीजिए, ठीक है। फिर P2 कार्य कर रहा था तो P2 को ड्रा करिए, फिर P3 को, ऐसे ऐसे सारे फोर्सेस को ड्रा करिए, और ड्रा करने के बाद क्या करिए कि आप इसका रिजल्टेंट बताइए कि रिजल्टेंट की जो एफ ए है हमारा रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू कितने सेंटीमीटर, यानी कि जो आपने स्केल में लिया था उसको फिर न्यूटन में कन्वर्ट करके आप बताएंगे, ठीक है। अब बात करें रिजल्टेंट फोर्स की, मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर जो हमारा कोई फोर्स है, 2 या 2 से अधिक फोर्स जो है कार्यरत हैं, तो अगर हम किसी तो जो P होगा हमारा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है।
इसी प्रकार से अगर हम बात करें OBA की, ठीक है, तो अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB बाई OA, है ना, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब अगर हम AB की बात करें तो देखिए जितना मैग्नीट्यूड AB का है सेम मैग्नीट्यूड क्या है, OC का है, ठीक है। और यहां से AB हमारा क्या आ जाएगा, OA साइन थीटा। OA क्या है, R है, जिस फोर्स को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से अगर देखें तो जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा बॉडी पे, जो फोर्स काम कर रही थी उसका Q, वो होगा R साइन थीटा। तो इस प्रकार से जो हमारा रेजोल्यूशन के बाद जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो गया वो R cos थीटा हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा R sin थीटा, ठीक है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि अगर आप रेजोल्यूशन नहीं, आपको तुरंत कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और रेजोल्यूशन आपको करना है, तो आपको अगर रफ पे करना है तो सिंपली आप ये समझिए कि जी हाँ, जहाँ जिसके पास थीटा होगा उस साइड जब हम रेजोल्यूशन करेंगे तो वो कॉस आएगा, और जो अपोजिट साइड है वो हमारा क्या होगा, साइन आएगा, ठीक है, यानी कि थीटा के अपोजिट। अब देखिए यहाँ पे जैसे थीटा P के साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, R cos थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, Q R sin थीटा। अब मान लीजिए कि रेजोल्यूशन उन फोर्सेस का करना है जिसमें दो डायरेक्शन गिवन हो। अभी तक आपको एक डायरेक्शन गिवन थी, ठीक है, एक ही थीटा दिया हुआ था, ठीक है। अब मान लीजिए आपको थीटा भी दिया हुआ है जो कि P से है, और आपको Q से भी दिया हुआ है एक दूसरा एंगल, ठीक है। तो आप कैसे किस तरीके से रेजोल्यूशन करते हैं हम उसकी बात करें। मान लीजिए ये आपका है, ये रिजल्टेंट फोर्स R कार्य करेंगे, किसी बॉडी पे R लग रही है जिसका P से जो है एंगल अल्फा है और Q से एंगल बीटा है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा, थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो P के पैरेलल हम B से एक पॉइंट खींचते हैं और C के पैरेलल Q के पैरेलल हम C से एक पॉइंट खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब देखिए कि हम बात करें तो CA पैरेलल BO, ठीक है, और एक लाइन जो है O कट कर रही है, तो ये एंगल जो होगा और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगर ये टोटल एंगल की बात करें अल्फा प्लस बीटा है, तो जो हमारा एंगल CA मान लीजिए x है, तो CAX क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यानी कि जो हमारा एंगल CAO होगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और उससे बना एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो त्रिभुज हमारा है ACO, इसमें हम अगर साइन रूल अप्लाई करते हैं, है ना, तो बात करें तो P अपान साइन बीटा इक्वल टू R अपान, R के सामने क्या है, साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और Q अपान साइन अल्फा, है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए P अपान साइन बीटा, Q अपान साइन अल्फा और R अपान साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा,